तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 का निपटाने वाले हैं, या फिर मैक्सिमम पोर्शन इसका कवर हो जाएगा इस लेक्चर में। करेक्ट है। अगर हम चैप्टर का नाम समझे, चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई हमारे पास जो होती है वो दो तरीके की अकाउंटिंग होती है, दो तरीके के मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सही है। अब ये सर ये दोनों मेथड का मतलब क्या है, ये दोनों अलग अलग कैसे होते हैं? तो सबसे पहले एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अलग कैसे होता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम सभी की सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वेदर इट इज कैश और क्रेडिट। बस इसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि वो भाई बिलोंग कर रही हो किस ईयर से, करंट ईयर से। अगर वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रही है, तो हम उनको उन ट्रांजेक्शन को हटा देंगे, यस। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम आंख बंद करके रखते हैं कि भाई बस इतना देखते हैं, पैसा आ रहा है तो लिख लो और पैसा जा रहा है तो रिकॉर्ड कर लो, बस इतना। कैश का ट्रांजेक्शन देखना है। अगर कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ईयर, कि भाई वो किस ईयर को बिलोंग करता है, भले वो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है, क्या वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, नहीं। अगर पैसा जा रहा है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, पैसा आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लेंगे इन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अगर हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो एक्रूअल बेसिस में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली चीज तो कि भाई सारी की सारी कैश की ट्रांजेक्शन भी और सारी की सारी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन भी। उसके अलावा हम यहाँ पर और क्या देख रहे हैं, यहाँ पर और क्या देखते हैं भाई कि सारी की सारी जो हमारी ट्रांजेक्शन हैं, वो ट्रांजेक्शन कंपल्सरीली सिर्फ और सिर्फ इस ईयर को बिलोंग करती हुई होनी चाहिए। इस ईयर को बिलोंग करती हुई होनी चाहिए से क्या मतलब है? सबसे पहले हम मीनिंग देख लेंगे, फिर उसके बाद कुछ वो चार वर्ड हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े हैं, उन 4 वर्ड्स के बारे में वापस से चर्चा हो जाएगी। तो सबसे पहले ये आपके पास अकाउंटिंग दे रखी है एक्रूअल बेसिस और ये दे रखे हैं कैश बेसिस। सही है। अब सबसे पहला नेचर दे रखा है। नेचर में बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, और इधर अगर कैश बेसिस की बात करें तो कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ओके। फिर उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है? प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 4 वर्ड मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ाए थे, 4 वर्ड चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं स्पेसिफिकली वो वीडियो आई बटन में मैं डाल दूंगा। करेक्ट है, यस। चलिए अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, थोड़ा बहुत सबका ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने पहले ही पे कर दिए अगले साल के लिए या आगे के फ्यूचर के टाइम के लिए। सही बात है। अब फ्यूचर के टाइम के लिए हमने आज ही पे कर दिया तो वो खर्चा कब का है? वो खर्चा भी नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन हमने पे आज कर दिया। अगर हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे होते तो हम क्या बोलते? ये हमारा खर्चा है, हमने रिकॉर्ड कर लिया एज अ खर्चा। सही है। लेकिन अब प्रीपेड खर्चा है तो अगले साल का है ना, तो और हमने पैसा आज पे कर दिया तो हम बस इसको ऐसे दिखाते हैं कि हमने पे आज कर दिया लेकिन ये खर्चा बाद का है। तो ये इसको हम कैसे दिखाते हैं? एसेट के तौर पे दिखाते हैं। लेकिन कैश बेसिस में कैसे दिखा देंगे? इसको एक्सपेंस के तौर पे दिखा देंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस ये चीज हो गई। फिर उसके बाद बात आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड इन द फॉलोइंग इन द पीएनएल अकाउंट। और अगर हम कैश बेसिस में बात करें तो प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड, उनको सीधा एज अ खर्चा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब आउटस्टैंडिंग के साथ क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने इनकर कर लिए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं करे, यस और नो, जो कि हमने इनकर कर लिए बट अभी तक पे नहीं करे। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टाफ की सैलरी हमने उनसे काम करवा लिया पूरा महीना लेकिन अभी तक उनको सैलरी नहीं दी है ना, अब सैलरी नहीं दी तो इसको एक्रूअल बेसिस में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खर्चा कब का है? खर्चा इस साल का है भाई, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे हम इन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, उसके लिए कोई अकाउंटिंग नहीं करी जाएगी। समझ आ रही बात? यस सर। अब बात आती है एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर ऑल्सो अकाउंटेड एंड शोन इन द बैलेंस शीट। सिमिलरली एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर नॉट एडजस्टेड। अब देखिए एक्रूड इनकम कैसी इनकम होती थी? जो कि हमने अर्न कर लिया बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। सही है। अब
इनकम अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो इसको इनकम तो कब की है, इनकम तो इस साल की है ना, करंट ईयर की है। अब करंट ईयर की है तो इसको हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक पैसा हमें मिला ही नहीं है। अब पैसा नहीं मिला है तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड किया ही नहीं जा सकता। सही बात है, यस सर। उसके अलावा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब इनकम आज मिल गई, लेकिन वो इनकम है कब की, इनकम वो फ्यूचर की है, इनकम वो नेक्स्ट ईयर की है, तो उसको हम इसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसको दिखाते हैं कि हमारे सर पे लाइबिलिटी है और इसको हम क्या करेंगे, इसके बदले हमें सर्विसेज वगैरह पे करनी है या फिर सर्विसेज रेंडर करनी है। सही बात है, यस। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैसे दिखा देंगे कि भाई ये आज की इनकम है और ये इनकम आज के प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे एज एन इनकम। क्यों? क्योंकि कैश आ रहा है, कैश आया, हमने रिकॉर्ड कर लिया। सही बात है, तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये होता है। तो सार जो है ना पूरा चैप्टर का, ये जो निचोड़ है वो ये इसी पॉइंट में है, इसी पॉइंट में। ये 4 वर्ड समझने वाली बात है। 4 वर्ड अगर आपको समझ गए कि भाई किस चीज को हम कब रिकॉर्ड करते हैं और किस चीज का क्या ट्रीटमेंट है हमारे एक्रूअल में और हमारे कैश बेसिस में, बस उतना समझना है, अगर बाकी का काम हो गया हमारा। ठीक है, ये चैप्टर के थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे, तो उस टाइम पे भी आपको यही पता चलेगा कि भाई इन्हीं 4 वर्ड्स का बार बार यूज आ रहा है। सही है, चलिए फटाफट से इसका थ्योरी पार्ट अब खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने कैलकुलेशंस की तरफ या फिर क्वेश्चंस की तरफ, जो भी हो सकता है हमारा नेक्स्ट पार्ट में ये सब कुछ कवर हो, तो नेक्स्ट पार्ट तक भी जुड़े रहें। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए भाई सभी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट और लॉस। अब एक खुद ही आप बताइए, आप बात बताइए। अब जब हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बात कर रहे हैं और करंट ईयर की सारी चीजें हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ले रहे हैं, अब क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट है, अब रेंट हमारा खर्चा तो इसी साल का है लेकिन हम पे अगले साल कर रहे हैं, तो खर्चा तो इस साल का है ना, तो एक्रूअल में इस खर्चे को लेंगे लेकिन कैश बेसिस में इस खर्चे को नहीं लेंगे। तो आप खुद बताइए कौन सा प्रॉफिट ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, एक्रूअल वाला या कैश वाला? हाँ जी बिल्कुल, एक्रूअल वाला। तो एक्रूअल बेसिस वाला जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा करेक्ट माना जाता है, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों की दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, कैश की भी और क्रेडिट की भी। बट कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ वो कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है? सिर्फ और सिर्फ वो कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर इनकम रिसीव्ड एडवांस या फिर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब चीजों की अकाउंटिंग नहीं करी जाती, तो इससे हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं मिलता। सही बात है, तो इसी वजह से ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन माना जाता है? हमेशा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ज्यादा एडॉप्टिव कौन नेचर का? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो वही सब चीजें अब यहाँ पे आगे लिखी हुई है, करेक्ट है। तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज एसर्टेन्ड बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसके आगे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट एसर्टेन्ड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इज नॉट एसर्टेन्ड बिकॉज इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। देन उसके बाद अगला क्या दे रखा है हमें? टेक्निकल नॉलेज। अब आप बताइए, अब आप ही बताइए टेक्निकल नॉलेज किसमें ज्यादा लगेगी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में? अरे भाई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो कोई भी कर लेगा, उसमें तो क्या है, उसमें तो कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लो, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड कर लो, उसको कोई उसमें करने में कोई दुविधा नहीं है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में हमें देखना है खुद, हमें अपना दिमाग लगाना है ज्यादा कि भाई प्रीपेड एक्सपेंस है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है क्या, किस तरीके का खर्चा है, किस तरीके की इनकम है, और वो लाइबिलिटी है क्या, वो एसेट है, उसको किस तरीके से अकाउंटिंग में लाना है, वो सब चीजें ज्यादा नॉलेज कहाँ पे लगेगी? ज्यादा नॉलेज लगेगी भैया टेक्निकल नॉलेज में, वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। तो टेक्निकल नॉलेज कहां पे लगेगी? द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज as many adjustments like prepaid outstanding revenue are required to be made, but it does not require much technical knowledge as it is required for accrual basis of accounting. सही है, yes sir. नेक्स्ट लीगल पोजीशन। अब लीगल पोजीशन का क्या मतलब हुआ? लीगल पोजीशन कि भाई एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये ज्यादा अडॉप्टिव है, क्योंकि जो कानून है हमारे, वो कानून भी इसी मेथड को अलाउ करता है कि भाई सभी के सभी जो कानून है, ज्यादातर खास करके कंपनीज एक्ट 2013, वो वाला कानून जो है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो इस कानून में, ये इस लॉ में किसको मान्यता दी गई है, किसको अडॉप्ट किया गया है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। अगर हम कैश बेसिस कह रहे हैं तो कैश बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, करेक्ट है, यस। कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 एक लॉ है जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, कंपनीज के ऊपर लगने वाला एक लॉ है, सही है, यस। जिसके बाद बात आती है एक्सेप्टेबिलिटी की। एक्सेप्टेबिलिटी, अब भाई कानून ने जिसको मान्यता दे रखी है तो वही ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो
एक्सेप्टेबल कौन सा है? एक्सेप्टेबल है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल, क्या लिखा हुआ है? इज मोर एक्सेप्टेबल इन बिजनेस एज इट रिवील्स करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस बिसाइड्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल in the business as it does not reveal the required information। करेक्ट है? yes। अब भरोसेमंद क्या होगा? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, अब रिलायबल कौन सा ज्यादा माना जाएगा? बताइए, खुद ही बताइए। हाँ जी बिल्कुल, रिलायबल कौन सा माना जाएगा? एक्रूअल वाला। क्यों? क्योंकि वो सही प्रॉफिट और लॉस निकाल रहा है और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो ज्यादा 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 इंफॉर्मेटिव या फिर ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है भैया, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल as it records both cash and credit transactions, thus reveals correct profit or loss besides assets and liabilities। सही बात है। ये आपको एमसीक्यू में आ जाता है कि भाई ज्यादा रिलायबल कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। तो ये कौन सा मेथड, कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज लेस रिलायबल, क्या लिखा हुआ है? लेस रिलायबल as it records only cash transactions and as a result does not reveal correct profit or loss and assets and liabilities and also assets and liabilities। correct है? yes sir। चलिए, the last point, suitability। अब सूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कौन सा ज्यादा किसको सूटेबल करता है, किसको सूट करता है, ठीक है ना। अब किसको सूट करता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर बिजनेसेस एज इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी मेड अवेलेबल बाय एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली। करेक्ट है। अब ज्यादा जो भी यहाँ पर भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और अलग अलग टाइप की, तो उस टाइम पे उन बिजनेसेस के लिए कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कैसी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चाहिए? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एप्रोप्रिएट, मोर सुटेबल। करेक्ट है। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कुछ लोगों के लिए सही है, जो खास करके ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ कैश में डील कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर जिनका बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं है, या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स लाइक सीए, सीएमए और ये डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनका जो पूरा जो व्यापार होता है, इनका जो पूरा ट्रेड होता है, इनका जो पूरा बिजनेस होता है, ये पूरा बिजनेस एक थोड़ा छोटे लेवल का होता है, या फिर उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है, उनको सीधा सीधा चाहिए कि इनको सारा सूखा प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है ना भाई। यस, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग किस किस के लिए जरूरी, किस किस के लिए सूटेबल है? सूटेबल फॉर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओ वगैरह आपने सुने होंगे, ट्रस्ट होते हैं जहाँ पे हम डोनेशन वगैरह करते हैं, यस वो लोग, वो सब। एंड प्रोफेशनल्स सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, सिंस दे रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस इंफॉर्मेशन। करेक्ट है? यस सर। अब अगर मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, छोटी सी चीज, खास करके इस चीज के लिए, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, एक्सेप्टेबिलिटी वाले पॉइंट के लिए। एक्सेप्टेबिलिटी वाले पॉइंट में हमने चैप्टर नंबर 3 में पूरा पढ़ा। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था देयर आर थ्री अजम्पशंस। पहली अजम्पशन क्या थी? गोइंग कंसर्न। दूसरी अजम्पशन थी कंसिस्टेंसी अजम्पशन। और तीसरी अजम्पशन क्या थी सर? तीसरी अजम्पशन थी हमारी एक्रूअल बेसिस अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन क्या कहती थी हमसे? एक्रूअल अजम्पशन खुद यही कह रही थी हमसे कि भाई हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे, किसी भी बिजनेस के अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे, तो यही अज्यूम करके बनाए जाएंगे कि भाई वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है। या फिर अगर चेकिंग भी होती है, चेकिंग को हम क्या कहते थे? ऑडिटिंग। ऑडिट अगर हमारे अकाउंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर ऑडिट हो रहा है, तो वहां पे यही मान के चला जाएगा कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे गए हैं, ये किस मेथड को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो इस अजम्पशन को वायलेट करता है, फिर इस अजम्पशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्पेसिफिकली क्लियरली ये बताना पड़ता है कि भाई हमने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करी है, हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। करेक्ट है? यस सर। तो ये हो गया हमारा थ्योरी वाला पार्ट। अब हम थोड़े से कैलकुलेशन वाले, जो आपके बुक में एक दो क्वेश्चंस दे रखे हैं बड़े बड़े, वो क्वेश्चंस हम करेंगे और ये चैप्टर हमारा निपट जाएगा। हाँ जी, तो हम आ गए अपने क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमें दे रखी हैं कुछ चीजें, और अब ये एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में बताया गया है। और अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें इनकम असर्टेन करनी है। क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे बोला है
कि भाई इनकम असर्टेन करके दिखानी है। डिटरमाइन हिज इनकम इफ यू अडॉप्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब दोनों बेसिस से हमें अलग अलग करके दिखाना है। तो सबसे पहले आइटम्स अगर आप देखना चाहेंगे तो देखेंगे कि आप पाएंगे क्या है, क्या क्या चीजें दे रखी है हमें। हमें दे रखा है एक्सपेंसिस पेड, फिर उसके बाद एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस, फिर एक्सपेंसिस नॉट येट पेड, फिर उसके बाद इनकम रिसीव्ड, उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और इनकम नॉट येट रिसीव्ड। करेक्ट है? यस सर। अब सबके बारे में अगर मैं एक एक चीज लिखूं तो ये तो एक्सपेंसेस पेड, ये तो भाई कितना हमने पे कर दिया वो वाली बात हो गई, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा खर्चा है जो कि हमने एडवांस में पे कर दिया। क्या मैं इसको प्रीपेड एक्सपेंस कह सकता हूँ? प्रीपेड एक्सपेंस, यस सर कह सकते हैं। अब एक्सपेंसेस आर नॉट येट पेड, एक्सपेंसेस आर नॉट येट पेड मतलब ऐसे खर्चे जो कि हमने इनकर कर लिए लेकिन अभी तक पे नहीं करे, तो पे नहीं करे तो ये कैसे खर्चे हो जाएंगे हमारे लिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएंगे क्या? यस सर। अब इनकम रिसीव्ड, कितना पैसा आया वो तो ठीक है। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो इसको मैं और क्या कह सकता हूँ? इसको क्या मैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को अनअर्न्ड इनकम कह सकता हूँ, अनअर्न्ड इनकम। यस सर। अब इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इनकम नॉट येट रिसीव्ड मतलब ऐसी इनकम जो कि मैंने कमा ली है लेकिन अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला, दैट इज एक्रूड इनकम। यस सर नो? यस सर एक्रूड इनकम। चलिए, तो अगर आपको अब चीजें समझ आ रही हो तो थोड़ा बहुत अगर समझ आ रहा हो तो एक्रूअल बेसिस में अगर आप देखें तो एक्रूअल बेसिस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक और चीज, हाँ ये छोटी सी हाईलाइट करा दूं मैं, ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो एक्सपेंसेस है एडवांस में जो हमने पे कर दिए ये इंक्लूडेड है इन 1,60,000 में, मतलब ये जो 40,000 रुपए हैं ये 40,000 रुपए इसमें इंक्लूडेड है। करेक्ट है? यस सर। और इसी तरीके से ये जो 30,000 है, ये जो 30,000 है ये इस 2,40,000 में इंक्लूडेड है। ठीक है? यस। अब जो हमने खर्चा जितना हमने इस साल करा, जितना हमने खर्चा इस साल करा 1,60,000 का जो हमने खर्चा इस साल करा, ठीक है ना, उसमें एडवांस छुपा बैठा है, एडवांस छुपा बैठा है कब के लिए? वो हमने बाद के लिए हमने आज पे कर दिया पैसा। तो एक्रूअल बेसिस को अगर हम फॉलो कर रहे हो तो एक्रूअल बेसिस में हम क्या देखते थे कि भाई सारे के सारे आइटम कौन से टाइम से रिलेटेड होनी चाहिए, कौन से ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से, करंट पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए, है ना? यस सर। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? ये जो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है ये क्या है? ये हमने बाद के लिए पे कर दिया आज, तो बाद के लिए जब पे कर दिया आज तो भैया क्या करेंगे इसका? अब इसका क्या करेंगे? इसको हमें तो माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये खर्चा है बाद का, हमने दिखा आज दिया, तो आज नहीं दिखाएंगे, हम कब दिखाएंगे? इसको अगले साल में दिखाएंगे। तो आज इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। आज को ट्रीटमेंट मतलब कैसे होगा कि इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने एक्सपेंसेस में। यस सर? यस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ क्या होगा? ये ऐसे खर्चे जो कि ये हमने आज के हैं, इस करंट ईयर के हैं, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करे, अभी तक हमने पे नहीं करे, तो इनको हम पे कर देंगे या फिर इनको हम पे करेंगे, बाद में पे करेंगे, लेकिन खर्चा तो आज का है ना। अब खर्चा आज का है, खर्चा आज का है तो इंक्लूड भी आज के ईयर में होना चाहिए एज एन एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस आज के ईयर में शो होना चाहिए। यस सर। तो इसको हम शो करेंगे एज एन एक्सपेंस इन द करंट ईयर। करेक्ट? अब इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड जो भी पैसा हमें मिला, फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा पैसा है, ऐसा पैसा है जो कि इस साल को बिलोंग नहीं करता, जो कि इस साल को बिलोंग नहीं करता। इसके बदले जो मुझे सर्विस देनी होगी, जो मुझे काम करना होगा वो मैं अगले साल करूंगा। ये तो ये इनकम भी कब बिलोंग करती है? ये इनकम भी अगले साल को बिलोंग करती है। तो क्या मैं आज के ईयर में इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, इसको इंक्लूड करना चाहिए इनकम में? नहीं, इसको हटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे। और एक्रूड इनकम, ये ऐसी इनकम है जो कि मैंने इसी साल कमाई है और मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो मैं इस इनकम को क्या करूंगा? अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड करूंगा वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सही है? तो अगर आपको इनकम का फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद हो तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता था, याद है आप लोगों को? इनकम का फॉर्मूला होता था सारे की सारा जितना भी रेवेन्यू हमें हुआ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यस सर। ठीक है? यहां पर भी इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। करेक्ट है? यस सर।
अब समझिएगा बात को, अब बात को समझिएगा। अब भाई जब कैश बेसिस फॉलो कर रहे होंगे, कैश बेसिस, तो कैश बेसिस हम बाद में करेंगे, पहले एक्रोल करते हैं, ठीक है, पहले एक्रोल करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल वाली चीज पहले कर लेते हैं, है ना, एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो करंट ईयर को बिलोंग करती है वो इनकम, वो रेवेन्यू लेंगे, वो पैसा लेंगे, जितना पैसा हमें मिला है वो पैसा लेंगे जो करंट ईयर को बिलोंग करता है। तो टोटल पैसा कितना मिला, टोटल पैसा कितना मिला, 2,40,000, यस सर, तो 2,40,000। ये हो गया टोटल जो पैसा हमें मिला। अब इसमें एक चीज थी क्या, एक चीज थी क्या कि इनकम जो रिसीव इस ये जो इनकम रिसीव हुई है 2,40,000, इस इनकम में ही एडवांस का कंपोनेंट है जो हमें एडवांस मिला है अगले साल के लिए, अगले साल के लिए। तो इस एडवांस को मैं क्या कर दूंगा भाई, इस एडवांस को मैं हटा दूंगा अपनी इनकम में से, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं है, तो ये हटाऊंगा तो क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। एंड एक्रूड इनकम, अब ये जो एक्रूड इनकम है हमारे पास 2,24,000 की, सॉरी 24,000 की, तो ये कैसी इनकम है जो कि इस साल को बिलोंग करती है, लेकिन अभी तक हमने कंसिडर करी नहीं है, वो इनकम हमने इंक्लूड नहीं करी, तो इसको इंक्लूड कर देंगे, इस इनकम को कंसिडर कर लेंगे। तो इस इनकम को कंसिडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000 प्लस हो जाएगा, हमारी इनकम 24,000 से बढ़ जाएगी। यस और नो, यस। अब एक्सपेंसेस की बात आती है। अब एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड 1,60,000। तो टोटल एक्सपेंस कितना पे करा हमने इस साल, 1,60,000, ठीक है सर। फिर 1,60,000, अब इससे 1,60,000 हमने पे करा, उसमें 40,000 पैसे ऐसे घुसे हुए हैं जो कि अगले साल को बिलोंग करते हैं, मतलब ये खर्चा इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है, तो इसको हटा देंगे भाई, इसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे इसको। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोले तो क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कि भाई ये ऐसा खर्चा होता था, ऐसा खर्चा होता था जो कि अभी तक हमने पे नहीं करा, लेकिन ये खर्चा है कब का, इसी साल का है, इसी साल का है, तो हम इस खर्चे को हम लेंगे अकाउंटिंग में, यस और नो, यस। तो हम इसको प्लस कर लेंगे, हाउ मच अमाउंट, 20,000, करेक्ट है। तो हमारा आंसर कैसा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,34,000, और नीचे वाले को पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,40,000, करेक्ट है, यस सर। तो इसके बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा 94,000, करेक्ट है, यस सर। अब हम आते हैं कैश बेसिस में। अच्छा एक चीज बताइए, अब कैश बेसिस में हम क्या देखते हैं कि कैश कितना आया और कैश कितना गया, सिंपल है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैश कितना आया, पैसा कितना आया, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड है ना, कितना पैसा आया, 2,40,000, करेक्ट है। और पैसा कितना गया, पैसा कितना गया, एक्सपेंसेस पेड, पैसा कितना गया, 1,60,000, यस और नो, यस सर। तो अब इसका आंसर कैसे निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा सर, रेवेन्यू कितनी मानेंगे हम, रेवेन्यू कितनी मानेंगे, अभी ऊपर देखा हमने 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। और एक्सपेंसेस कितने हुए हमें, एक्सपेंसेस हमने पे कितने करे, 1,60,000। अच्छा सर आप पूछेंगे कि भाई सर आपने यहाँ पे बाकी सब चीजों को कंसिडर क्यों नहीं करा, अरे भाई क्योंकि यहाँ पे कैश को देखना है, बस कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, अगर कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, हमें इससे कोई लेन देन ही नहीं है कि वो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, क्या है, कुछ नहीं, जितना कैश आया और कितना कैश गया माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, इनकम। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 80,000, यस सर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एक क्वेश्चन हो गया, हमारा इलस्ट्रेशन, या आपकी क्वेश्चन ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 दे रखी थी आपकी बुक में। तो एक चीज आपको समझ आई, तो एक चीज क्या कि भाई दोनों ही बेसिस से हमारा आंसर सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आंसर सेम नहीं आ सकता, सेम भी आ सकता है, ठीक है, अगर सेम भी आ सकता है और सेम नहीं भी आ सकता है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। समझ आ रही बात, यस सर।
अब फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, फिर ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, कौन सी ईयर की बात हो रही है, 2021, अर्न रुपीज 4 लाख, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3,50,000, मतलब उसको पैसा रिसीव कितना हुआ, जस्ट 3,50,000। सही है, यस सर। he incurred an expense of 1,70,000 out of which 40,000 आर आउटस्टैंडिंग, 40,000 आर आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब हमने खर्चा इस साल कितना करा, इस साल कितना करा है 1,70,000 का, लेकिन उसमें से 40,000 रुपए अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब हमने नेट नेट पे कितना करा होगा, 1,30,000 पे करा होगा। चलिए देखते हैं आगे और चीज देखते हैं। he also received he also received consultancy fee relating to the previous year 45,000 and also paid 20,000 expenses of last year। तो इसमें कीवर्ड क्या क्या है, एक तो रिसीव्ड, ठीक है ना, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग, फिर उसके बाद रिसीव्ड और आउट लास्ट ईयर। समझ आ रही बात, क्यों क्यों, क्योंकि फिर पैसा कितना मिला, टोटल मिला के इस साल में पैसा कितना मिला, 3,50,000, और ये भी पैसा तो मिला है, ये भी तो मिला ही है। ही रिसीव्ड 45,000, ही रिसीव 45,000, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेड। सही बात है। तो रिसीव 45,000, तो टोटल पैसा कितना मिला, अगर हम कैश बेसिस को फॉलो करें, अगर हम कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं, तो कैश बेसिस को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा सर, सबसे पहला अगर हम कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं तो इनकम निकलेगी। इनकम कैसे निकलेगी, इनकम निकलेगी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यस सर। अब रेवेन्यू, टोटल पैसा कितना मिला हमें, सीधी सी बात, टोटल पैसा कितना मिला, 3 लाख। कितना पैसा आया भाई, पैसा आया रिसीव्ड 3,50,000, करेक्ट है। एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,50,000। अब उसके बाद हमारा खर्चा क्या क्या हुआ, खर्चा, अच्छा एक और चीज, अभी इसी साल में और कहाँ से पैसा आया ये भी देख लें, है ना। तो यहाँ पर से और कहाँ से, ही ऑल्सो रिसीव्ड 45,000, तो ये पैसा भी आया ना भाई इसको, तो ये पैसा भी आया, तो ये पैसा भी ऐड हो जाएगा रेवेन्यू में 45,000। यस सर, यस सर। और हमारे खर्चे कहाँ कहाँ पे हुए खर्चे, तो यहाँ पे बोला गया है ही इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ 1,70,000 आउट ऑफ विच 40,000 एस आर आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब उसने नेट इस साल कितना खर्चा करा, इस साल उसके पास से पैसा कितना गया, पैसा उस साल उसके पास से पैसा कितना गया, पैसा कितना गया 1,70,000 माइनस 40,000, यानी कि 1,30,000, करेक्ट है। 1,70,000 माइनस 40,000। और भी कोई खर्चा हुआ क्या क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन में यस, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो पेड 20,000 एक्सपेंसेस फॉर लास्ट ईयर। भले ही वो लास्ट ईयर के कैश बेस में, उससे क्या बोले, हम तो सीधा देखेंगे भाई पैसा कहाँ से गया, कितना गया, है ना। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, ये टोटल हमारा हो गया रेवेन्यू, और ये टोटल हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया हमारा एक्सपेंसेस। तो इसको प्लस करेंगे 3,95,000 आ जाएगा। एंड इन सबको अंदर कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 1,30,000, 1,30,000 प्लस 1,50,000 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी आगे बातचीत क्या हो जाएगी, इसको माइनस करके आ जाएगा हमारा इनकम, इनकम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 245, करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर आ गया सर, ठीक है। अब बात आती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो हो गया हमारा। अब आती है बात एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूअल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भाई हमारी इनकम कैसे निकलेगी, इनकम कैसे निकलेगी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब एक्रूअल बेसिस के हिसाब से हमारे पास रेवेन्यू कितना है, हमारे पास कितना रेवेन्यू है, देखते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्नड, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्नड,
4 लाख रुपीस, करेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा 4 लाख रुपए उसने इस साल कमाया ना, भले ही उसे मिला कितना उससे हमें कोई लेन देन नहीं, उसे कम मिला, लेकिन उसकी पूरी की पूरी इनकम कितनी है, पूरे 4 लाख रुपए, सही है, यस। और उसका उसने कितना एक्सपेंस करा था, उसने कितना एक्सपेंस इनकर करा था, उसने कितना एक्सपेंस इनकर करा था, 1,70,000। भले ही उसमें से 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, भले ही उसमें से 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, लेकिन पैसा पैसा उसने खर्चा, उसका इस साल का खर्चा कितना हुआ, उसका इस साल का खर्चा कितना हुआ, 1,70,000। तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आएगा, करेक्ट है, यस सर। और ये जो इनकम थी 45,000 की, ये और ये जो एक्सपेंस थे 20,000 के, ये कौन सी ईयर को बिलोंग करते हैं, लास्ट ईयर को, है ना। अभी लास्ट ईयर को बिलोंग करते हैं तो सर इनको हम अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, सिर्फ सिर्फ करंट से मतलब है हमें, ठीक है ना। तो रेवेन्यू कितना हो गया, 4 लाख रुपए, और एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने हो गए, 1,70,000 रुपए, करेक्ट है। और हमारा एक्सपेंसेस कितना हो गया भाई, जो हमारी इनकम है टोटल, नेट इनकम कितनी हो गई हमारी, नेट इनकम हो गई 2,30,000, हाँ जी सर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो, तो आप इन वीडियोस को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।